नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो पर हम जो चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को हम लोग देखेंगे, उस पर बात करेंगे। तो टॉपिक कौन सा है? तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक काल के नई कविता को हम लोग देखेंगे। यानी आज का जो टॉपिक है वो है नई कविता। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आपका सिलेबस में ये टॉपिक लगा हुआ है और यहाँ से एक दो प्रश्न हर एक बार पूछा जाता रहा है। तो ये टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी का कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है आधुनिक काल का नई कविता है। अब देखिए, नई कविता में नकेनवाद, समकालीन कविता, सठोतरी कविता, ये सारे जो टॉपिक है इसी में समाहित हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और अंत में जो MCQ PYQ आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे उसमें देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़ जाइए। इसके पहले जो है लगभग 9 क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक लगा हुआ है और साथ ही प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट का भी लिंक लगा हुआ है। आप वहां से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और पेपर 1 जो है उसका प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट करवाया जा रहा है, उसका भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है सुबह को पेपर 1 का जो है 6 बजे से 9 बजे के बीच आपका जो है वीडियो डाल दिया जाएगा और लगभग 10 से 12 दिन में पेपर 1 का क्लास ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़िए। हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन, जिस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 181 5307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF देंगे, जिसको आप 2-3 बार अच्छे से कर देते हैं तो आपका लगभग रिजल्ट हो जाएगा, आपका तैयारी संपूर्ण हो जाएगा। तो आपको अलग से कोई चीज़ पढ़ने या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, प्रश्नों को समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आधुनिक काल नई कविता, यानी हम लोग आधुनिक काल के नई कविता को आज देखेंगे। इससे पहले छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारे टॉपिक हो चुका है और आज हम लोग नई कविता देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा कविता इस प्रकार से लिखा जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो नई कविता टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं। अब समस्या ये है कि नई कविता के बाद कौन से टॉपिक को देखा जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी क्लास ख़त्म हो तो जो जो हमसे संभव होगा जल्दी जल्दी उसको करेंगे और निश्चित ही जो है सभी टॉपिक का क्लास होगा। अब हम लोग नई कविता को देखते हैं। सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से नई कविता का आरंभ माना जाता है। यह नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अज्ञेय ने ही सर्वप्रथम अपने एक रेडियो संवाद में नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। सन 1953 के नए पत्ते के जनवरी-फरवरी अंक में यह संवाद नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अब देखिए, यहाँ 2-3 बातें आई कि नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेडियो संवाद में अज्ञेय करते हैं, लेकिन इसका जो शुरुआत है 1954 में जो नई कविता पत्रिका निकालते हैं जगदीश गुप्त, उसके द्वारा माना जाता है। कुछ और बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं ताकि इसके अंत तक पहुंच सके। नई कविता पर प्रमुख रूप से अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव रहा है, पर कुछ मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव दिखता है। यह एक संतुलित काव्य आंदोलन है। बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ
1951 यानी दूसरा सप्तक से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, किसने नई कविता को प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है कि नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस जो है उत्साह और जीवनकांक्षा का प्रतीक है। नई कविता में रघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय विजयदेव नारायण शाही को जाता है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई कविता में यह रघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की? तो विजयदेव नारायण शाही ने किया। नई कविता में जो है रघु मानव को प्रतिष्ठित किया जाता है। अब देखिए नई कविता के संदर्भ में जो विभिन्न विद्वानों के मत है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए धर्मवीर भारती लिखते हैं कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर ना मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। तो ये धर्मवीर भारती का है। लेकिन मुक्तिबोध देखते हैं कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। आगे देखते हैं कि नई कविता बुनियादी तौर पर दिच्छादंश की कविता है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। एक और कथन है उनका रामस्वरूप चतुर्वेदी का कि आज की कविता को जांचने के लिए जो परास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है और छंदों की पायरें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही प्रतिमान शेष रह गया है, क्योंकि कविता का संगठन में भाषा प्रयोग मूल और केंद्रीय स्थिति है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अब देखिए कथन आपका बहुत कम पूछा जाता है स्टेट में, लेकिन हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए पूछ दिया जाए। इसलिए आपका जो तैयारी है बेसिक लेवल से यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है, ताकि कहीं से भी प्रश्न ना छूटे। और यही मेरा प्रयास है कि जहाँ से भी प्रश्न पूछे आप उसको अच्छे से कर पाएँ। और जब तक इसको आप 2-3 बार नहीं देखिएगा चीज़ों को तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप हिंदी साहित्य के ये सभी टॉपिक को देख लेते हैं तो आपका लगभग 50 से 60% तैयारी स्टेट से ही बीपीएससी का हो जाएगा 4.0 का। बाकी ग्रामर देखिएगा तो संपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए नई कविता के जो प्रमुख कवि है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय आते हैं, जिनका जन्म 1911 ईस्वी, मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ। ये अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद या नई कविता का सरका पुरुष भी कहा जाता है। अब देखिए अज्ञेय की जो महत्वपूर्ण रचना है, प्रकाशन वर्ष है, उसको देखते हैं। तो भग्नदूत है 1933 में, इत्यारम है 1946 में। अब देखिए ये सब का प्रकाशन वर्ष कभी नहीं पूछा जाएगा स्टेट में, सिर्फ आपको पुस्तक की रचना याद रखना है। हरी घास पर छनबर 1949 में, आबरा हेरी है, इन धनुष रौंदे हुए ये, अरे ओ करुणामय करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, पहरे मैं सन्नाटा बुनता हूँ महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अज्ञेय की जो चर्चित कविताएं हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, आसाध बिना इनकी बहुत चर्चित कविता है। करगी बाजरे की ये भी चर्चित कविता है। नदी के दीप और यह दीप अकेला, ये जो है बहुत चर्चित कविता इनका रहा है, जहाँ से आसाध बिना जो है ज़्यादा प्रश्न में देखने को मिलता है। अब देखिए बच्चन सिंह लिखते हैं इनके बारे में कि वे अपनी सोच व तकनीकी में आधुनिक हैं। अज्ञेय की प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता का सबसे गहरी चिंतन अज्ञेय की कृतित्व में मिलती है। तो विजयदेव नारायण शाही लिखते हैं कि प्रसार ने अनुभूति को दर्शन में घुराया, जबकि अज्ञेय ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुराने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली। तो ये जो कथन है तो विजयदेव नारायण शाही का और बच्चन सिंह का ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन तीनों कथन महत्वपूर्ण है। अगर ए स्टेट में नहीं तो बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है, ताकि साथ साथ सारा चीज़ होता चला जाए।
अब देखिए गजानन मानव मुक्तिबोध हैं, जिनका जन्म 1917 में, मृत्यु 1964 में हुआ। इन्हें भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की जो काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, भूरी भूरी खाक धूल 1980 में। मुक्तिबोध की जो चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ब्रह्म राक्षस है और भूल करती है। ये जो तीन इनकी है बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसमें अंधेरे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है, इसका प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। अब देखिए आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ, ये यूजीसी नेट लेवल का प्रश्न है। तो आपका तैयारी हम कोशिश किए हैं कि एग्ज़ाम के हिसाब से जितना भी महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम यहाँ समाहित करते चले जाएं। अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि यह कविता यानी अंधेरे में कविता के संबंध में जो विद्वानों के मत हैं उनके बारे में लिखते हैं। अभी कवि के बारे में नहीं, उनकी कविता के बारे में आलोचना यहाँ है। तो शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि अंधेरे में एक लंबे खंडों में कवि की समस्या है। समाज में उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है, ये उसमें दिखाया गया है। तो नामवर सिंह लिखते हैं कि अंधेरे में जो कविता है अस्मिता की खोज है। तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि अपराध भावना का अनुसंधान है और आरक्षित जीवन की कविता है ये। इंद्रनाथ मदान कहते हैं कि आत्मसंशोधन का अनुसंधान है। तो निर्मला जैन कहते हैं अंतःस्तर का विप्लव है। तो प्रभाकर माचवे कहते हैं अंधेरे में कविता नहीं रावा है। तो ये जो है विभिन्न विद्वानों का मत था अंधेरे में कविता के संबंध में। अब आगे बढ़ते हैं। तो रामविलास शर्मा के अनुसार जो मुक्तिबोध कविता है उनके बारे में अब आलोचना है। तो मुक्तिबोध के जो काव्य है उसमें अस्तित्ववाद का रघुमानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। ये भी आई है रामविलास शर्मा का। नामवर सिंह लिखते हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध का वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। ये एग्जाम में पूछा हुआ है बीपीएससी में। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। कुछ और है उसको देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि बाद के जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं। अब देखिए बच्चन सिंह का यहाँ कथन है और मैनेजर पांडे का है, अशोक वाजपेयी का है। तो ये बहुत कम पूछा जाएगा, स्टेट में नहीं पूछा जाएगा, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। अब है शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म 1911 में हुआ। ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, जिनकी कुछ रचनाएं हैं जो एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रकाशन नहीं पूछेगा तो हम लोग सिर्फ कविताएं देखेंगे। तिनकी रचनाएं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास, बात बोलेगी, कार तुझसे हो है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ मैं, सुकून की तलाश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार जो है इनके बारे में क्या कहा गया है। तो ये देखते हैं कि भाषा में बोलबाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मनोस्थितियों को उनकी कला सारती है। जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। अब देखिए मुक्तिबोध लिखते हैं कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। तो मर्ज लिखते हैं कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये बहुत VVI जो है यह देखने को मिलता है एग्जाम में। रामविलास शर्मा का भी कथन है जो देखने को मिलता है कि शमशेर का काव्य जो है रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। तो ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब है रघुवीर सहाय। तो इनका जो है रचना संसार, इनका जन्म 1929 ईस्वी को होता है। इनकी कविताओं में राजनीतिक और सामाजिक विमर्श देखने को मिलती है। इनकी रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं
कुछ पते की चिट्ठियाँ एक समय था। अब देखिए रघुवीर सहाय के अनुसार ये लिखते हैं कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है। यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हो, यानी जब तक कविता की जड़ यथार्थ में नहीं होगा तब तक वो अच्छी कविता की श्रेणी में नहीं आ सकता। अब देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। तो ये एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको हम लोग स्किप करते चलेंगे, अन्यथा बहुत लंबी कदार से हो जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र है का है, जिनका जन्म 1913 में है। गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, तूस की आग। शकुंतला माथुर का है चांदनी चूनर, अभी और कुछ, रहर नहीं टूटेगी। नरेश मेहता की वन पाखी सुनो, बोलने दो चीर को, संशय की एक रात। ये ज़्यादा देखा जाता है, संशय की एक रात नरेश मेहता का है, तो ये एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे है विजयदेव नारायण शाही का मछली घर है, संवाद तुमसे आवाज़ हमारी जाएगी। धर्मी भारती का है जो ज़्यादा एग्जाम में आता है, ठंडा रोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष। कुंवर नारायण का है चक्रव्यूह, आत्मजयी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कांठ की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग। तो कुआनो नदी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। केदारनाथ सिंह का है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, आकार में सारस और बाघ। अब देखिए नई कविता के जो कवि हैं उनकी कुछ प्रमुख पंक्तियाँ हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो ये अज्ञेय का कथन है। घिर गया है समय का रथ कहीं, रारिमा से मढ़ गया है राग। ये शमशेर बहादुर सिंह का कथन है। मैं उर्दू और हिंदू का दुआब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाहता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। रघुवीर सहाय की ये बहुत बेहतरीन पंक्ति है। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। ये केदारनाथ सिंह का पंक्ति है। तो जो महत्वपूर्ण पंक्ति है एग्जाम की दृष्टि से उसे ही हमने समाहित किया है, और जो पॉइंट यहाँ छूटेगा उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में या एमसीक्यू में देख लेंगे। अब देखिए नई कविता की जो प्रवृत्तियाँ हैं, तो लघु मानव की अवधारणा यहाँ हुआ है। भोगे हुए यथार्थ पर बल दिया गया है। कथा की व्यापकता है, यानी कथा को जो है व्यापक स्थान दिया गया, विस्तार किया गया है। जीवन के प्रति आस्था है। क्षणों की अनुभूति का मर्मस्पर्शी चित्रण है। लोक जीवन की अनुभूतियों का चित्रण है। नए मूल्यों की संभावना के प्रति आस्था है। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह को 2013 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण का आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार पुस्तक के लिए 1978 का जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए नई कविता के ही अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक आता है नकेनवाद, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा देखेंगे। इससे ज़्यादा प्रश्न आता है कि नकेनवाद को परपद्यवाद कहा जाता है। 1956 में जो नकेन का परपद्य काव्य संकलन से नरेंद्र विलोचन शर्मा ने परपद्यवाद का परिवर्तन किया। नकेन का परपद्य काव्य संकलन की भूमिका को ही इसका घोषणा पत्र कहा जाता है। अब देखिए यहाँ जो है नकेनवाद सा ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखिए नकेनवाद को जो शुरुआत करने वाले थे बिहार के 3 रचनाकार थे, नरेंद्र विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। तो ये जो है तीनों मिल करके नकेनवाद यानी परपद्यवाद का जो है शुरुआत किया। यानी नकेनवाद में जो है तीनों कवियों के पहले लेटर को लेकर के नकेनवाद नाम दिया गया है। अक्षरों का आधार मानकर नकेन बनता है। इस काव्य आंदोलन को नकेनवाद कहा गया है। अब देखिए नकेनवाद जो है वो
3 कवियों द्वारा है। बिहार के 3 रचनाकार हैं। नकेनवाद को परपद्यवाद कहा जाता है। बस इतना ही एग्जाम में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नकेनवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तो सन 1959 में प्रकाशित तीसरा सप्तक में अगेन ने परपदवादियों की आलोचना की। यानी परपदवादियों यानी नकेनवाद की जो है तीसरा सप्तक में आलोचना करते हैं। और बच्चन सिंह ने इस आंदोलन को यानी नकेनवाद को एक प्रकार का रूप या करावाद माना है। तो ये नकेनवाद का था। अब हम लोग चलते हैं समकालीन कविता। तो समकालीन कविता जो है हिंदी साहित्य में सन 1960 ईस्वी के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे जो है कविता आंदोलन चला है। टटकी कविता है, सठोतरी कविता है, बहुत सारे हैं जो कुछ महत्वपूर्ण है, नीचे हम लोग देखेंगे। हालांकि इसको लेकर विद्वानों की भी विवाद की स्थिति है। 1960 के बाद की कविता को सठोतरी कविता भी कहते हैं। अब देखिए बात आ गया, यानी 1960 की जो कविता उसे तो समकालीन कविता कह सकते हैं, लेकिन सठोतरी कविता भी कहते हैं। डॉक्टर विश्वंभर उपाध्याय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को ही सठोतरी कविता कहा है। यानी जो समकालीन कविता है उसे ही सठोतरी कविता का दर्जा दिया गया है। अब कुछ बातें और है, उसको देख लेते हैं। सन 1960 ईस्वी के बाद कविता में विभिन्न तरह के काव्य आंदोलन की प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिनमें अकविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन प्रमुख है। इनके अतिरिक्त कुछ गौण प्रवृत्तियां हैं, जैसे विचार कविता, वीट कविता, युत्सावादी कविता, कैप्सूल कविता इत्यादि दिखती है। अब देखिए समकालीन कविता का जो परिवर्तन है वो डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। इनके अंतर्गत एक ओर तो जहाँ राजकमल चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार जैसे अकवितावादी कवियों को स्थान दिया गया, दूसरी ओर धूमिर, कुमारेंद्र, पारसनाथ, वेणुगोपाल जैसे प्रसिद्ध प्रतिबद्ध कविता या संघर्षित कविता के उन्नयकों को भी सम्मिलित कर दिया गया। समकालीन कविता समसामयिकता के अर्थ में ग्रहण किया गया है। अब देखिए ये जो था समकालीन सठोतरी कविता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। अब ज़्यादा नहीं है, उसके बाद हम लोग MCQ PYQ को देखेंगे। अब देखिए विभिन्न जो काव्य आंदोलन है वह उसके परिवर्तक उसके बारे में जानते हैं। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले आता है अकविता। तो अकविता का जो है सन 1963 में जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन से इसकी शुरुआत की, किंतु इसका प्रवर्तक श्याम परमार को माने जाते हैं, क्योंकि सन 1965 में इन्होंने अकविता पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन को गति प्रदान किया। यानी शुरू तो जगदीश चतुर्वेदी करते हैं, लेकिन प्रवर्तक श्याम परमार को माना जाता है। अब देखिए नवगीत है। तो 1958 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांगनी शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी गजल है। तो हिंदी गजल के प्रवर्तक अमीर खुसरो को माना जाता है, और आधुनिक हिंदी गजल के प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। अन्य जो काव्य आंदोलन है और उसके प्रवर्तक है उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है वीट या पीढ़ी या जनरेशन कविता, जिसके प्रवर्तक राजकमल चौधरी हैं। युत्सावादी कविता है, जिसके सरब श्री राम है प्रवर्तक। नव प्रगतिशील कविता है नवल किशोर के द्वारा। सहज कविता है डॉक्टर रविंद्र भरमर के द्वारा। आज की कविता है हरीश मदानी के द्वारा। वाम कविता है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का। ताजी कविता है रश्मिकांत वर्मा के द्वारा। टटकी कविता के प्रवर्तक है रामवचन राय। अब देखिए कृष्ण तिवारी का जो कथन है वो लिखते हैं कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। तो ये नवगीत के बारे में लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए जो समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो सुदामा पांडे धूमिर आते हैं। तो इनका जन्म 1936 को वाराणसी के पास खोखरी गांव में हुआ था। 1975 यानी 38 वर्ष की अल्प आयु में ही ब्रेन ट्यूमर से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हें जो है व्यवस्था जिसकी जनता को छदा है उसको आईना दिखाते हैं, यानी धूमिर की जो कविता है डायरेक्ट प्रहार करता है। अब धूमिर की जो कविता है वो संसद से सड़क तक है 1972 में, कर सुनना मुझे 1976 में,
सुदामा पांडे का प्रयत्न 1984 में। धूमिल की जो चर्चित कविता है एग्जाम में जो पूछा जाता है, मोचीराम है, पटकथा है, रोटी और संसद है, रोहे का स्वाद है। तो ये प्रसिद्ध कविता है जिसमें रोटी और संसद और रोहे का स्वाद मोचीराम कविताएं एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट है, धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में 3 आदमियों का चर्चा किया है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में कितने आदमियों का चर्चा किया है, तो 3 आदमियों का चर्चा किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए अन्य जो प्रमुख समकालीन कवि हैं उनकी रचना है उसको देख लेते हैं। तो राजकमल चौधरी का है कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। हरिराधर जगुरी का है नाटक जारी है, शंखमुखी शिखरों पर। कैलाश वाजपेयी का देहात से हटकर तीसरा अंधेरा। मंगलेश डबरार का पहाड़ का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह है। जगदीश गुप्त का नाव के पांव, आदिम एकांत। दुष्यंत कुमार का सूर्य का स्वागत, साए में धूप। अदम गोंडवी का है धरती की सतह पर, समय से मुठभेड़। श्रीकांत वर्मा का है दिन आरंभ, माया दर्पण, जलसा घर, मगध। ये मगध देखिए पूछा जा सकता है स्टेट में, तो इसे ध्यान में रखिएगा। रामदरस मिश्र का है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया। लक्ष्मीकांत वर्मा का है आत्मकांत, तीसरा पक्ष। मर्यज का है जख्म पर धूप। कात्यायनी का है चेहरों पर आज, 7 भाइयों के बीच चंपा। अनामिका का है गलत पतों की चिट्ठी, कविता में औरत। मैत्रेयी पुष्पा का है लकीरें। अब देखिए समकालीन जो कविता के जो प्रमुख कवियों के पंक्तियां हैं जहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लिखे हैं अपने यहाँ संसद तेर की वह घानी है, जिसमें आधा तेर आधा पानी है। तो ये जो पंक्ति है किसका है, तो सुदामा पांडे धूमिल का है। आगे एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो कौन है, देश की संसद मौन है। तो ये धूमिल की पंक्ति है। आगे देखते हैं कि भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है, ये भी धूमिल का है। कहाँ तय था चिरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, ये दुष्यंत कुमार की पंक्ति है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, ये दुष्यंत कुमार की पंक्ति है। तो दुष्यंत कुमार की जितनी भी पंक्तियाँ आप पढ़िएगा तो दिल दहला देगा। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो सर्च करके पढ़ सकते हैं, पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी कविता है। इनकी जो गज़ल रूप में लिखा गया है बेहतरीन है। तो हम लोगों ने समकालीन कविता, नई कविता, सठोत्तरी कविता, इन सारे मिला करके जो एक टॉपिक आपका बिहार स्टेट के सिलेबस में लगा हुआ है नई कविता के नाम से, तो उसको मैंने देखा, आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत किया और हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है, PYQ है, उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है। तो देखिए कुछ कविताएं कार से होड़ है मेरी, ये तीनों जो रचनाएं हैं उन्हीं का है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे है मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, यह किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है अज्ञेय का पंक्ति है, ऊपर चर्चा किया गया था, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंधेरे में कविता को अंतःस्तर का विप्लव किसने कहा है। तो अंतःस्तर का जो विप्लव कहने वाले हैं वो निर्मला जैन हैं, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो देखिए उनकी एक रचना है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यानी यहाँ जो कथन दिया गया है किसका है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। विकल्प ख जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, शमशेर बहादुर को किसने प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा है? तो प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहने बारे में कौन है ये आपको बताना है। तो ये जो है मुक्तिबोध कहते हैं इन्हें। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न है, मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। यह विचार किस विद्वान का है? तो देखिए ये जो विचार है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। निम्नलिखित में किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? तो देखिए नरेश मेहता, अज्ञे और केदारनाथ सिंह, ये सभी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। तो विकल्प घ हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे हैं, शमशेर मूढ़ के कवि हैं किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है वो मरियज का है। यानी विकल्प क जो है इसका सही हो जाएगा। मरियज ने ही ऐसा कहा है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? तो देखिए यम नचिकेता जो कठोपनिषद का है कहानी, उस पे लिखा गया है आत्मजयी। तो आत्मजयी हो जाएगा। विकल्प क जो सही है, जिसके रचनाकार कुंवर नारायण हैं। तो कुंवर नारायण इसके रचनाकार हैं। ध्यान में रखिएगा, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों ने परपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यानी नकेनवाद यानी परपदवाद के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो ये VVI है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नकेनवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नकेनवाद का जो प्रवर्तक है नरेंद्र विलोचन शर्मा जी को माना जाता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नकेनवाद का परिवर्तन कब हुआ? तो नकेनवाद का जो परिवर्तन होता है वो 1956 में होता है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। किस आलोचक ने परपद्यवाद आंदोलन को रूप या करावाद माना है? तो ऐसा मानने वाले में कौन है ये आपको बताना है। तो ये बच्चन सिंह ऐसा मानते हैं। विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि परपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? यानी कौन से रचनाकार हैं जो परपद्यवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो देखिए परपद्यवाद के अंतर्गत नरेंद्र विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, ये तीनों आते हैं। नंद किशोर आचार्य जी नहीं आते हैं। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और कितना सही होता है 25 MCQ में अंत में कमेंट कीजिएगा। और सुबह में जो है पेपर 1 का जो है 2024 का जो PYQ था यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट का, उसको डाला गया है। साथ ही जो है सेकेंड शिफ्ट का प्रीवियस क्वेश्चन 2024 का, पेपर 2 का फर्स्ट और सेकेंड दोनों शिफ्ट का जो है जल्द ही 1-2 दिन में 4 दिन में आपको डाला जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, सारा चीज़ हम उपलब्ध करवा देंगे। सिर्फ आपको मेरे साथ जो है पढ़ना है 2-3-4 घंटा, बाकी आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिनमें कर आदमी अकार था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? यानी ये जो पंक्ति है किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है सुदामा पांडे धूमिल जी की पंक्ति है। यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो रोटी और संसद जो कविता है उसमें 3 आदमियों का चर्चा किया है।
यानी एक आदमी रोटी बेलता है, एक रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कौन हो, देश की सल्तनत कौन है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। 3 आदमियों का चर्चा किया है। आगे है, तो मैंने अपना कवि धर्म पूरा किया, चाहे मर्म सहराया ना हो, कूरेदा हो। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? ये जो पंक्ति है किस कवि की है? तो ये जो है श्रीकांत वर्मा की पंक्ति है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त। यह कथन किस आलोचक का है? यानी लक्ष्मीकांत वर्मा के संबंध में ये जो कथन है किसका कथन है? तो ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है ये एग्जाम में कभी देखने को नहीं मिलेगा, बाय चांस बीपीएससी में ये पूछा जा सकता है। तो ये श्री कृष्ण तिवारी का है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है वीवीआई प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए सहज कविता का डॉक्टर रविंद्र भरमर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। युत्सावादी कविता के सदर श्री राम सिंह है, ये भी सही है। बीट पीढ़ी राजकमल चौधरी, ये भी सही है। तो इसका जो तीनों सही है तो उपयुक्त में से कोई नहीं असंगत है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है हिंदी में नवगीत परंपरा की शुरुआत किसने की? तो नवगीत जो परंपरा है उसका शुरुआत हिंदी में करने वाले राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। दुष्यंत कुमार का संबंध हिंदी के किस क्षेत्र से है? तो दुष्यंत कुमार का संबंध किससे है? गजल से है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए एक आदमी रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है, ऊपर चर्चा हो रहा था। तो ये धूमिल की पंक्ति है जिसमें 3 आदमियों का चर्चा किए हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं जिससे ये टॉपिक हमको जो है संपूर्णता प्राप्त कर दे। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना राजकमल चौधरी का है? ये देखिए राजकमल चौधरी से संबंधित प्रश्न पूछा जाने लगा है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा स्वर्गंधा, कंकावती और मुक्ति प्रसंग, तीनों रचनाएं जो है राजकमल चौधरी का है। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको आधुनिक काल के नई कविता टॉपिक को बताया है। कविता ये थोड़ा सा शीर्षक टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो टॉपिक है आपके तैयारी में कुछ गति प्रदान करेगा, आपके तैयारी को गति देगा। तो लगभग हम लोग का आधुनिक काल समाप्त हुआ। अब देखिए गद्य विधा जो है हिंदी का जो गद्य विधा है, कहानी, निबंध, नाटक, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो उसको अब हो सकता है कि 2-4-5 दिन के बाद देखेंगे। पहले हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं या जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो टॉपिक को पहले देखते चलेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बाधा उत्पन्न ना हो उसमें। तो वो टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद जो है उपन्यास वाले टॉपिक ये सब को देखेंगे, या फिर अगर मन हुआ तो उसको भी आगे देख सकते हैं, तो उसको देखा जाएगा। तो आज हमने नई कविता को बताया है, आप लोग इसका लाभ उठाइए। 25 में कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है पेपर 2 का 199 रुपया भेज दीजिए। किसी भी माध्यम से स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इधर से PDF भेजा जाएगा। बीपीएससी 4.0 के लिए इसी नंबर पे 249 रुपया भेजना होगा, और उसके बाद आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट भेज दिया जाएगा। और स्टेट पेपर 1 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1-2 दिन रुकना होगा। 1-2 दिन के बाद उसका जो है नोट्स जब तैयार किया जाएगा तो आपको 149 रुपया पेमेंट करना है। तो इधर से आपको 149 रुपया ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको सिर्फ हो सकता है कि 99 रुपया हम रखें। 99 रुपया पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद पेपर 1 का आपको जो है सारा चीज़, प्रीवियस सेट, 2-4 प्रैक्टिस सेट और सभी टॉपिक का PDF आपको भेज दिया जाएगा।
तो आप चैनल पर बने रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। आपकी सफलता है हमारी सफलता है। नवरात्र का दिन चल रहा है तो सभी को बहुत बहुत शुभकामना। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का जो है लक्ष्य प्राप्ति करने में कोई बाधा ना उत्पन्न हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो हम आपके लिए मेहनत करके चीज़ों को इकट्ठा करने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। बाकी कितना तक हम सफल हुए हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा। तो हिंदी जंक्शन से आप जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी जंक्शन से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने एक टीचर के रूप में अपना योगदान दिया है। तो आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यही मेरी कामना है। तो आप हिंदी जंक्शन पे अपनी तैयारी को जो है करते रहें। समय से आपका जो है पेपर 1 का जो क्लास होगा वो सुबह में आपको लगभग 10 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी जाता रहेगा सुबह में समय मिलेगा तो। और पेपर 2 का जो है शाम में चलेगा और लगभग 15 दिन में क्लास हम ख़त्म करने का टारगेट रखें, यानी 10 तारीख तक आपका क्लास लगभग समाप्त हो जाए, यही मेरा सोच है। बाकी देखिए 1-2 होगा तो बीच में 2-2 3-3 वीडियो भी डालेंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।